Hello guys, I am Ricky and you are most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग जो आज की वीडियो में देखने वाले हैं वो है मित्र कि जो अपना देश भारत है इसमें अधिकांश शासन की व्यवस्था जो है वह संघात्मक है। संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन फिर भी बहुत से केस ऐसे हैं जिसमें भारत की जो शासन व्यवस्था अपने देश की है वह एकात्मक है। तो भारत की जो शासन व्यवस्था एकात्मक है उन चीज़ों पर आज की वीडियो में चर्चा होगी कि किन किन चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जिसमें अपने देश की जो शासन व्यवस्था है वह एकात्मक है। कभी कभी इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका प्रश्न डायरेक्ट नहीं रहता, लेकिन घुमा फिरा करके रहता है। अगर यदि आप संघात्मक शासन व्यवस्था को और एकात्मक शासन व्यवस्था को दोनों को ही बेहतरीन ढंग से समझ पा रहे हैं और अपने संविधान की, जो अपने देश की संविधान की शासन व्यवस्था है, इसको समझ पा रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत ही साफ सुथरा दिखने लगती है कि क्या एकात्मक है और क्या संघात्मक है। खैर, आज हम उसी को बात करने वाले हैं कि अपने देश की शासन व्यवस्था में शासन व्यवस्था के कौन कौन से आयाम ऐसे हैं जो एकात्मक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत में अधिकांश गुण संघात्मक के हैं। अपने देश में जो संविधान का अधिकांश गुण है वह संघात्मक के हैं, किंतु निम्नलिखित गुण हैं जो एकात्मक के हैं। कुछ गुण हैं जो एकात्मक के हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा मित्र कि ये संघात्मक और एकात्मक क्या है ना। संघात्मक और एकात्मक क्या है। अगर बात किया जाए संघात्मक की, है ना, संघात्मक की, तो यह जो संघात्मक है, राजनीति में संघात्मक का अर्थ है एक ऐसी शासन प्रणाली, है ना। राजनीति में संघात्मक का अर्थ है एक ऐसी शासन प्रणाली, है ना, जिसमें सत्ता केंद्र सरकार के पास हो। इसमें क्या होगा, इसमें सत्ता जो है केंद्र के पास हो या केंद्र सरकार के पास हो। इसमें सत्ता केंद्र, है ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के, केंद्र सरकार और जिसमें सत्ता केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विभाजित हो, राज्य सरकार के बीच विभाजित हो। मतलब कि जो शासन प्रणाली होगी, है ना, सत्ता जो होगी वह केंद्र सरकार के पास भी होगी, है ना, केंद्र और राज्य सरकार के पास क्या के बीच क्या हो, विभाजित होना चाहिए। मतलब कि केंद्र के पास कुछ पावर होगी और कुछ पावर राज्य के पास होगी। दोनों के पास अगर शक्तियों का विभाजन है ना, या शक्तियों का विकेंद्रीकरण वो भी बोलते हैं इसको, अगर ऐसा है तो जहां की शासन प्रणाली इस तरह की होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वहां की शासन व्यवस्था जो है संघात्मक है। तो अपने देश की भी शासन व्यवस्था संघात्मक है, लेकिन कुछ शासन व्यवस्था जो है वह एकात्मक भी है। और जब दोनों को मिला के बढ़िया से मैच कीजिएगा तब कहा जाता है कि भारत की शासन व्यवस्था अर्ध संघात्मक है। मतलब कि आधा एकात्मक आधा संघात्मक और मिला करके हो गया अर्ध संघात्मक। तो फिर संघात्मक का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि सत्ता जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो है विभाजित होगी, तब आप उसको क्या बोलिएगा, संघात्मक। अब है एकात्मक। एकात्मक मतलब क्या, देखिए, एकात्मक में क्या होगा कि एकात्मक सरकार के पास प्राधिकार के कई स्तरों के बजाय एक केंद्रीय शक्ति होती है। इसमें कई स्तरों में सत्ता बंटना नहीं होता है। इसमें सत्ता जो होती है वह केंद्र के पास, एक स्तर के पास आ जाती है ना। सत्ता किसके पास होगी, केंद्र के पास। या कह सकते हैं कि एक इकाई चरित्र रखना क्या कहलाती है, एकात्मक। इकाई चरित्र का मतलब क्या हुआ कि पावर जो है किसी एक के पास होगी। तो जब केंद्र के पास सारी पावर होगी तो वह एकात्मक हो जाएगा, है ना, उसको कहेंगे एकात्मक। तो भारत के संबंध में कुछ गुण हैं जो कि एकात्मक के हैं, लेकिन हाँ, भारत में अधिकांश गुण किसके हैं, संघात्मक के हैं। चलिए, अब है शासन के प्रकार। अगर आप शासन के प्रकार को देखिएगा, है ना, शासन के प्रकार को, तो यह दो तरह का होता है ना। शासन के प्रकार दो तरह का, अभी आपने देखा, एक एकात्मक और एक संघात्मक। संघात्मक और एकात्मक, यह जो है शासन के प्रकार हैं, है ना, कह सकते हैं शासन के जो है प्रकार हैं, संघात्मक या एकात्मक। साथ ही आपने संघात्मक का मतलब भी समझ लिया क्या होता है और एकात्मक का भी अर्थ आपने समझ लिया क्या होता है। एकात्मक सरकार में राज्यों की शक्ति नहीं होती है। देखिए, जो एकात्मक सरकार होगा, हमने पहले ही कहा सत्ता जो है एक के पास रहेगा एकात्मक में। तो एकात्मक सरकार में सत्ता राज्य के हाथों में नहीं होती है, सत्ता राज्य के पास नहीं होती है, ठीक है। इसका जीता जागता उदाहरण है हमारे वैश्विक इस पर देखेंगे तो ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो है ना, सत्ता राज्य के हाथ में नहीं है।
तो एकात्मक सरकार में राज्यों की शक्ति क्या होती है? राज्यों की शक्ति नहीं होती है, राज्यों के पास सत्ता नहीं होती। वह इसका उदाहरण कौन है? ब्रिटेन। एकात्मक सरकार में सत्ता या सत्ता नहीं या शक्ति कह सकते हैं, शक्ति जो है राज्य के हाथों में नहीं होती है। इसका जीता जागता उदाहरण कौन है? ब्रिटेन। ब्रिटेन में एकात्मक प्रणाली है और वहां पर शक्ति राज्य के पास नहीं है। अब देखिए, साथ ही संघात्मक में केंद्र और राज्य दोनों के पास शक्तियां होती है। ठीक है, ये तो आपने जहां देखा है, केंद्र और राज्य दोनों के पास ही शक्तियां होती है। किसमें? संघात्मक में। असंघात्मक में इसका उदाहरण अगर आप देखिएगा तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आप जानते हैं यहां जो है यूएसए में जो है संघात्मक शासन व्यवस्था है। साथ ही अपना देश भारत भी हो गया, है ना। यूएसए, भारत, जो पाकिस्तान है अपना पड़ोसी मुल्क, वहां पर भी जो है संघात्मक व्यवस्था है। तो यहां पाकिस्तान भी लिख सकते हैं आप। थोड़ा याद रख लीजिएगा जहां पर जो है एकात्मक है और कहां पर संघात्मक है। ठीक है ना, पाकिस्तान हो गया। और इसी में जो है एक और नाम जो है भारत, पाकिस्तान, अमेरिका और इसके साथ एक कनाडा। यह सब जो है यहां पर क्या है? तो संघात्मक है। मतलब केंद्र और राज्य में शक्तियां बटी हुई है। यूएसए में भी, भारत में भी, पाकिस्तान में भी और कनाडा में भी। इन चारों में शक्तियां क्या है? संघात्मक है। जबकि एकात्मक सरकार में शक्ति जो राज्य के पास होती है, उसका उदाहरण कौन है? ब्रिटेन। तो एकात्मक का उदाहरण ब्रिटेन है और जो हम लोग जिसमें है वह संघात्मक के उदाहरण में है। ऐसे भारत को जो है अर्ध संघात्मक भी कहा जाता है। अर्ध संघात्मक, भारत की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? अर्ध संघात्मक भी कहा जाता है ना, क्योंकि पूरी तरह से ना संघात्मक है ना एकात्मक है, इसलिए अर्ध संघात्मक भी कहा जाता है। चलिए यहाँ ठीक हम लोग देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ है भारत में अधिकांश गुण संघात्मक के हैं, किंतु निम्नलिखित गुण हैं जो एकात्मक होते हैं। अब कौन कौन सा गुण है जो इसको एकात्मक करती है? देखिए, राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, जानते ही हैं। राज्य का सर्वसर्वा जो प्रमुख होता है वह राज्यपाल होता है, किंतु इसकी नियुक्ति केंद्र करता है। अब देखिए, राज्यपाल हुआ राज्य का सर्वसर्वा, लेकिन इसको नियुक्त कौन करेगा? केंद्र करेगा। तो यहां पर पावर क्या हो गया? एकात्मक हो गई। सत्ता जो है एकात्मक, मतलब कि केंद्र के हाथ में हो गई कि किसी भी राज्य का प्रमुख राज्यपाल को बना दिया गया, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र करेगा। तो यहां से इनडायरेक्ट रूप में क्या हो गया? सत्ता जो है केंद्र के हाथ में, और इससे ये प्रदर्शित होता है कि अपने देश में क्या है? एकात्मक शासन प्रणाली है, एकात्मक भी है। दूसरा है, भारत में नागरिकता केंद्र सरकार देती है। देखिए, नागरिकता बहुत बड़ी चीज होती है, और ये कौन देती है? केंद्र सरकार। भारत का कोई भी राज्य सरकार किसी को नागरिकता नहीं दे सकती, जबकि राज्य सरकार केवल क्या देते हैं? आवासीय देते हैं। आप बिहार के निवासी हो सकते हैं, बिहार के नागरिक नहीं हो सकते हैं। नागरिक आपको जब भी होना होगा तो भारत का होना होगा। तो वही बात है कि भारत में नागरिकता केंद्र सरकार देती है, जबकि राज्य सरकार केवल आवासीय देती है। तो ये तमाम उदाहरण है जिससे ये शो होता है कि भारत में जो शासन के गुण है वो एकात्मक है ना। चलिए ठीक है, संघात्मक भी है, लेकिन हम यहां पर वही उसी को लेकर के आए हैं जिसमें कि ये दिखे कि भारत में एकात्मक पावर है। संसद द्वारा बनाया गया कानून, जो संसद कानून बनाता है, संसद द्वारा बनाया गया कानून सभी राज्यों को मानना अनिवार्य है। वो मानना अनिवार्य ही नहीं है, वो मानने के लिए बाध्य भी है। जो केंद्र सरकार कानून बनाएगी वह सभी राज्यों को मानना होगा और वह मानना अनिवार्य है, और अगर नहीं मानेगी तो सुप्रीम कोर्ट के पास केस चल जाएगा। तो संसद द्वारा बनाया गया कानून सभी राज्यों को मानना अनिवार्य है। यह जो है एकात्मक का उदाहरण है। ठीक है, संसद जो कानून बना देगी वह कानून सभी राज्य मानेंगे। चौथा है, देखिए, केंद्र का CAG जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, जिसको आप नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहते हैं। क्या बोलते हैं? नियंत्रक महालेखा परीक्षक, है ना। तो केंद्र का CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सभी राज्यों के, ये केंद्र का होता है लेकिन सभी राज्यों के लेखाओं की जांच करता है। अब अलग अलग राज्य हैं और सभी राज्यों के लेखाओं की जांच कौन करता है? CAG, या जिसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं, यह होता है केंद्र में, लेकिन यह क्या करता है? सभी अलग अलग राज्यों के जो है लेखाओं की जांच करता है। कौन? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG। तो इसमें भी केंद्र की शक्तियां जो है आपको समझ में आएंगी कि वह किस तरह से केंद्र के हाथ में है। केंद्र का CAG नियंत्रक महालेखा परीक्षक सभी राज्यों के लेखाओं की जांच करता है। तो इससे भी जाहिर होता है कि जो है शक्तियां किस तरह से भारत जो है एकात्मक भी है। चलिए, पूरे भारत में एक ही न्यायपालिका है। न्यायपालिका की भी अगर बात करें तो पूरे भारत में क्या है? एक ही न्यायपालिका है जो पूरे देश के लिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो वह पूरे देश के लिए है ना, एक सुप्रीम पावर है। तो वह जो है न्यायपालिका पूरे भारत की एक ही न्यायपालिका है। ठीक है, यह भी भारत को एकात्मक करती है। आपातकालीन शक्ति, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए,
आपातकालीन शक्ति जो हम जर्मनी के संविधान से लिया गया है, वीमर संविधान से लिया गया है अपने देश में, है ना। क्या आपातकालीन शक्ति जो आप जानते हैं 352, 356 और 360 जो है ये आपातकालीन शक्तियां हैं। तो आपातकालीन शक्ति केवल केंद्र की है। आपातकालीन शक्ति किसके पास है? केवल केंद्र के पास है। और आपातकाल के दौरान संविधान एकात्मक हो जाता है। मतलब कि आपातकाल जब लागू हो जाएगा तो किसी भी राज्य का कुछ नहीं चलेगा। राज्य के संविधान से कुछ भी मतलब नहीं है। राज्य संविधान में राज्य के लिए क्या क्या चीजें हैं उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ मतलब होता है कि वह जो एकात्मक हो गया, वह जो केंद्र सरकार ऐसे चलाएगी उस तरह से देश चलेगा। वहां पर राज्य का अपना कुछ भी नहीं रह जाता है। तो यही बात है कि आपातकालीन शक्ति केवल केंद्र की है। आपातकालीन शक्ति जब भी लागू होगा तो वह केवल केंद्र के हाथ में, और वह सत्ता जो टोटल जो उसका नियंत्रण होगा वह केंद्र के हाथ में होगा। तो आपातकालीन शक्ति केवल केंद्र की है। और आपातकाल के दौरान संविधान क्या होता है? एकात्मक। आपातकाल के दौरान भी संविधान क्या हो जाता है? एकात्मक हो जाता है। आप जानते हैं कि इसमें कभी कभी मूल अधिकारों का भी हनन हो जाता है ना। यह भी आपने पढ़ा होगा आपातकालीन शक्ति में कि अगर कोई ऐसा मान लीजिए राष्ट्रीय आपात आता है तो उस समय जो राष्ट्रपति दिशा निर्देश देंगे उसमें अगर यदि आपके मूल अधिकार का भी हनन होना होगा तो होगा, है ना। वह भी जो है वहां पर वो ये हो जाता है। तो ये जो है आपातकालीन शक्ति जो है केवल केंद्र के पास है और आपातकाल के दौरान संविधान एकात्मक हो जाता है। ठीक है, चलिए अब है अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 311। यह जो अखिल भारतीय सेवा है ना, पूरे भारत की जो के लिए जो सेवा है, यह भी कहीं ना कहीं एक तरह से आप देखिए तो यह भारत की एकात्मकता को दर्शाता है। यह अनुच्छेद 311 में है, अखिल भारतीय सेवा। अब है नीति आयोग, यह भी केंद्र के लिए है, और योजना आयोग। नीति आयोग और योजना आयोग जो है यह भी देश की एकात्मक शासन प्रणाली का एक उदाहरण है, नीति आयोग और योजना आयोग। तो इन तमाम उदाहरणों से आपने ये जाना कि भारत जो है ना, संघात्मक तो है लेकिन वह एक एकात्मक भी क्यों है और किस तरह से है, उसके उदाहरण हमने आपके पास रखने का प्रयास किया है। तो चलिए आज की वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।